गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो 10th क्लास का अध्याय नंबर 6 चल रहा था, आज उसी के आगे पढ़ते हैं अपन। अध्याय नंबर 6 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण उत्प्रेरक। अध्याय नंबर 6 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, ठीक है। अब इसी के अंदर अपन पढ़ रहे थे, अपन ने पढ़ लिया इसके अंदर भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। फिर अपन ने रासायनिक समीकरण के पूरे चरण पढ़ लिए। रासायनिक समीकरण के पूरे चरण किए अपन ने, ठीक है ना। इसको लिखने के तरीके, इसकी विशेषताएं, इसकी सीमाएं, पूरी चीज़ें अपन ने पढ़ी। फिर उसके बाद में अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा इसके अंदर कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और द्रव्यमान संरक्षण के नियम को निकाल कर देखा अपन ने, है ना। सॉरी। तो रासायनिक समीकरण के अंदर अपन ने रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषाएं, आज अपन इसके आगे शुरू करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर आपके जो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाओं, अब आज पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। आई बात समझ में, जिनको अपन अभिक्रिया के वेग के आधार पर, उनकी गति के आधार पर, इसके अलावा उनके अंदर बंध टूटने एवं संयोग के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा गया है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखेंगे। आई बात समझ में। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, तो अपन देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, इसके अंदर अपन ने देखा है। देखो, अपन कुछ अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती है, उनके अंदर किस किस प्रकार से बनते हैं। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर चर्चा करेंगे अभिक्रियाओं के अंदर संयुग्मन अभिक्रिया। नाम से पता चल रहा है सभी अभिक्रियाएं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से अभिक्रियाओं में से क्वेश्चन आता है हर साल बड़ा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके इसके संदर्भ से, सिलेबस के अकॉर्डिंग। और ये आपके लगभग है 3 नंबर का। आई बात समझ। और अभिक्रिया से संबंधित ही क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। आई बात समझ। तो अभिक्रियाओं से संबंधित ही क्वेश्चन आता है, तो ये अपन जो पढ़ रहे हैं उन्हीं में से आ सकता है क्वेश्चन। सबसे पहले है आपके संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया के अंदर, या तो संयुग्मन अभिक्रिया, इसको और भी कह सकते हैं अपन, योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। आई बात, योगशील अभिक्रिया भी कहते हैं। आई बात सुन, संयुग्मन अभिक्रिया, या फिर इसको अपन क्या कहते हैं, योगात्मक या फिर योगशील। योगात्मक या योगशील अभिक्रिया। आई बात समझ में। नाम से पता चल रहा है। योगात्मक का मतलब क्या, योग का मतलब क्या होता है, जुड़ना। संयुग्मन का मतलब संयुग्मित होना, मतलब जुड़ना। योगशील मतलब जुड़ना। तो इसके अंदर क्या होता है, अभिकारक जुड़ते हैं। आई बात समझ में। तो इसकी अपन परिभाषा लिखें पहले। तो संयुग्मन अभिक्रिया के अंदर अभिकारक क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके, अभिकारक आपस में संयोग करके, संयोग मतलब जुड़ के, आपस में संयोग करके एक ही, क्या, आपस में संयोग करके एक ही उत्पाद बनाते हैं। एक ही उत्पाद बनाते हैं, संयुग्मन अभिक्रियाएं कहलाती है। एक ही उत्पाद बनाते हैं, क्या कहलाती है, संयुग्मन
संयुग्मन अभिक्रियाएं कहलाती संयुग्मन अभिक्रियाएं कहलाती है। अगली बात समझ में, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें क्या होता है दो या दो से अधिक अभिकारक रिएक्टेंट जुड़ते हैं और उत्पाद क्या बनता है, एक ही उत्पाद बनता है, उससे अपन क्या कहते हैं, संयुग्मन अभिक्रिया। और इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, आपके अभिकारकों में नए बंध का निर्माण होता है। आई बात समझ में, जो पहले बंध होता है वो तो टूटता है और नया बंध बनता है। आई बात समझ। एक लाइन और लिख लो, इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों में इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के मध्य नए बंधों का निर्माण होता है। ये बात समझे। बंध अपन ने 9th क्लास में पढ़े, आपको याद होगा, रासायनिक बंध है ना, सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध, उपसहसंयोजक बंध। तो बंधों का निर्माण होता है, नए बंधों का निर्माण होता है। अगली बात समझ में, इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, अभिकारकों के मध्य नए बंधों का निर्माण होता है। अगली बात समझ में, जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मैं, जैसे कोई ये ए है आपके पास में, अगली बात समझ, और ये बी, ये दोनों क्या करेंगे आपके, जैसे ये दोनों अभी अलग अलग हैं तो इसके अंदर अभिकारक क्या, एक से अधिक अभिकारक है, मतलब दो अभिकारक हो गए ना, एक ही हो गया, दो अभिकारक हो गए और ये जुड़कर एक ही उत्पाद बनाए, मतलब ये भी ये एक ही उत्पाद बनाते हैं। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, आपकी संयुग्मन। मतलब जैसे अपन इसको एक और बनाकर देखें, जैसे ये कोई आपके कोई गोला है, देखो ए को दर्शाने के लिए अपन इसको डार्क कर लेते हैं। आई बात समझ, ये डार्क हो गया और एक अपन खाली। तो ए और बी दोनों अलग अलग हैं और ये जुड़कर क्या एक उत्पाद बना लेते हैं। ये दोनों दो अभिकारक हो गए, जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं, तो उसे अपन क्या कहेंगे, आपके उसको अपन कहेंगे संयुग्मन अभिक्रिया। आई बात समझ में। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, आपके संयुग्मन अभिक्रिया। इसको अपन क्या कहते हैं, साधारणतः इसमें योग होता है तो इसको योगशील अभिक्रिया भी कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। अगली बात में क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपको समझ में आ रहा है कि ये दो अभिकारक एक उत्पाद बना रहे हैं, मतलब एक से अधिक अभिकारक जुड़कर या संयोग करके एक उत्पाद बनाए, उसे अपन क्या कहेंगे, संयुग्मन अभिक्रिया कहेंगे। अगली बात समझिए, संयुग्मन के अंदर क्या होता है, एक से अधिक अभिकारक जोड़कर एक ही उत्पाद बनाते हैं, उसे अपन संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, तो वही सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं अपन, C+O2 जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्या बन रहा है, CO2। इसके अंदर दो उत्पाद अभिकारक हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं, इसको अपन क्या कहेंगे, कोयले की दहन अभिक्रिया। यही बात समझ में, मिटा दूँ ये, तो कोयले की दहन अभिक्रिया हो गई। इसके अलावा और बात करें अपन, तो मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर Mg+O2 क्या बनेगा, ये MgO। आई बात समझ। इसके अंदर मैग्नीशियम ऑक्सीजन को इसको संतुलित करने के लिए अपन क्या करेंगे, ऑक्सीजन के अणु 2 करेंगे और मैग्नीशियम के अणु भी 2 करेंगे, MgO, 2MgO बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके Mg+O2 2MgO बन गया। तो इस प्रकार से अपन ने बात कर ली इसके अंदर आपके अभिकारकों के मध्य ये अभिक्रिया हुई। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और देखें अपन, तो क्या है, एथीन की हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया भी पूछ सकते हैं आपको एग्जाम के अंदर। तो ये मिटा दूँ, अभिक्रिया समझ में आ गई आपके। चलो एक और अभिक्रिया लिख देता हूँ मैं आपके, एथीन की हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया। ये तो हो गई कार्बन और ऑक्सीजन की। अब अपन बात करें एथीन की, तो एथीन के अंदर अपन बात करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपके क्या है, एथीन का सूत्र हो गया। इसकी अभिक्रिया अपन करवाएं हाइड्रोजन के साथ में, तो एथीन का हाइड्रोजनीकरण होगा। यही बात समझे। और इसके अंदर क्या होना चाहिए आपके, एक तो निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है ये, और 473 केल्विन ताप, इसके अलावा आपके 100 एटीएम दाब। ठीक है ना, 473 केल्विन दाब आ जाएगा, 100 एटीएम दाब चाहिए इस अभिक्रिया को संतुलित ये मतलब पूर्ण होने में। अब इसके आगे बात करें अपन, तो और इससे बनेगा आपके CH3, मतलब ये क्या बनेगा आपके, एथेन बनेगा। ये तो है आपके एथीन और बनेगा आपके एथेन। तो ये अभिक्रिया भी क्या कहलाती है आपके, एथीन का हाइड्रोजनीकरण है, क्या कहलाती है,
एथीन का हाइड्रोजनीकरण, एथीन का क्या कहलाएगा आपके, हाइड्रोजनीकरण। ठीक है ना। तो ये पहली अभिक्रिया अपन ने पढ़ी संयुग्मन अभिक्रिया, जिसके अंदर अपन ने बातें कर ली कि संयुग्मन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि अभिक्रिया के अंदर एक से अधिक अभिकारक जोड़कर एक उत्पाद बनाते हैं, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, संयुग्मन अभिक्रिया। परिभाषा हो गई, इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब अपन दूसरी अभिक्रिया की तरफ चलते हैं, जिसे अपन कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो दूसरी अभिक्रिया हो जाएगी आपके विस्थापन। नाम से पता चल रहा है सभी के अंदर संयुग्मन का मतलब क्या हो रहा है, जुड़ना। विस्थापन का मतलब क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित हो जाना। वो क्या है, विस्थापन अभिक्रिया, अभिकारकों का एक जगह से उत्पाद के अंदर दूसरी जगह पर विस्थापन होना। बस सिंपल। तो दूसरी है आपके विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 2 देखते हैं अपन, विस्थापन अभिक्रिया। संयुग्मन के अंदर जुड़ना, विस्थापन के अंदर क्या, विस्थापित हो जाना। जैसे अपन इसकी परिभाषा लिखें तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का समूह जिनमें एक अभिकारक में उपस्थित एक परमाणु या परमाणु का समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है। आगे बात समझिए कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु, अभी अपन एग्जाम्पल देखेंगे, अभिक्रिया लिखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि जिसके अंदर अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का समूह दूसरे अभिकारक, मतलब अभिकारक के अंदर ही बात हो रही है, एक अभिकारक से जो परमाणु है या परमाणु का समूह वहां से विस्थापित होकर दूसरी जगह पर जाकर जुड़ जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। यही बात समझे, विस्थापित हो जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। अगली बात समझ में। अब अपन बात करें इसके अंदर, उसके अंदर क्या था, आपके अभिकारक के अंदर नए बंध का निर्माण होता था।
आई बात समझ। और इसके इन अभिक्रियाओं में क्या होगा, इन अभिक्रियाओं में जो पहले से बने हुए बंध हैं वो टूटेंगे। आई बात समझ में। तो एक लाइन और इसके अंदर लिख लें, इन अभिक्रियाओं में, इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों, इन अभिक्रियाओं में अभिक्रियाओं में अभिकारकों के पहले से बने हुए बंध टूटते हैं। यही बात समझे। मतलब जो पहले से बंध थे वो तो टूटते हैं तथा कुछ नए बंधों का निर्माण होता है। कुछ नए बंधों का निर्माण होता है। आगे बात समझ में। मतलब जो पुराने बंध है वो तो टूटते हैं और नए बंध का निर्माण होता है इसके अंदर। अपन देखते हैं अब कैसे। जैसे अपन एग्जांपल की बात करें, जैसे ये कोई अभिक्रिया हो रही है ए बी, ये अभिकारक है कोई, इसके साथ में कोई सी अभिकारक जुड़ता है। मतलब ये एक से अधिक अभिकारक हो गए। अब इसके अंदर ये सी अभिकारक जुड़ेगा तो क्या होगा, ये ए सी के साथ में जुड़ जाएगा। मतलब ये जो पहले से बंध बना हुआ ए और बी के मध्य, ये तो बंध टूट जाएगा और जो सी के साथ में जुड़ जाएगा, नया बंध बन जाएगा सी के साथ में। तो वो अभिक्रिया क्या होगी आपके, विस्थापन अभिक्रिया। इसके अंदर विस्थापन हो गया ना, मतलब बी का विस्थापन हो गया, सी ने ए की बी की जगह पर आ गया। मतलब जैसे अपन इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे कोई ये ए है और ये आपके बी है। यही बात समझें। ये आपके ए और बी को अपन डार्क से, ए को मैं डार्क से दर्शा दे रहा हूँ, बी को खाली खोखले गोले से, और सी को अपन ऐसे डॉट डॉट करके दर्शा देते हैं। यही बात समझ। ए और बी से अभिक्रिया कर रहा है तो ये क्या होगा आपके, क्या बनेगा इसके अंदर, जो ए है वो जुड़ जाएगा आपके सी से। ए जुड़ गया किसके साथ में, सी के साथ में। मतलब ये आपके इस प्रकार से। यही बात समझ में। ए जुड़ गया किसके साथ में, सी के साथ में, और ये आपके बी क्या हो गया, अलग हो गया। यही बात समझ। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया क्या कहलाती है आपके, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब इसके अंदर एक अभिक्रिया और है कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। यही बात समझ में। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। वहाँ पे भी विस्थापन अभिक्रिया होती है। जैसे अपन बात करें अधिक क्रियाशील धातु और कम क्रियाशील धातु के अंदर देखे हैं, तो अधिक क्रियाशील धातु और कम क्रियाशील धातु कैसे है कि जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं CuSO4 का, किसका, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया करवाएं अपन जिंक के साथ में। किसके साथ में करवाएं, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया आपके जिंक के साथ में करवाएं। कॉपर सल्फेट की CuSO4 की अभिक्रिया अपन करवाएं जिंक के साथ में। आई बात समझने। तो क्या होगा, देखो ऊपर देख रहे हैं अपन, ये Cu और SO4 दो अलग अलग प्रकार का आयन है और Zn अलग प्रकार का। मतलब Cu को अपन मान लें A है, SO4 क्या है आपके, मतलब कॉपर तो A हो गया, सल्फेट हो गया आपके B हो गया, और जिंक हो गया आपके C। तो इसके अंदर क्या बन जाएगा आपके, जैसे अपन बात करें तो इसके अंदर बन जाएगा आपके, ये Zn किसके साथ में जुड़ जाएगा आपके, SO4 के साथ में। तो Zn SO4 प्लस क्या बन जाएगा आपके, Cu। यही बात सुन, Zn SO4 प्लस Cu बन जाएगा। तो ये अभिक्रिया क्या हो गई आपके, विस्थापन अभिक्रिया हो गई। मतलब ये आपके क्या है, कॉपर सल्फेट है, और ये क्या हो गया आपके, जिंक हो गया। और इसके अंदर क्या बन रहा है, ये आपके बन गया जिंक सल्फेट, और इसके साथ में ये आपके बन गया कॉपर, क्या हो गया, विस्थापित हो गया। तो इसके अंदर क्या है, जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील है यहाँ पे कॉपर की तुलना में। तो जिंक कॉपर कम क्रियाशील को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। यही बात समझ में। तो अधिक क्रियाशील तत्व क्या कर देता है, कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। तो एक लाइन अपन इसके अंदर लिख सकते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व क्या होता है,
कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं। आई बात समझे? तो इसकी परिभाषा मिटा दूं। परिभाषा के अंदर तो अपन ने देख लिया कि एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु के समूह को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो इसको अपन क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, मिटाऊं ये। देखो एक लाइन लिखते हैं अपन इसके अंदर और अभी, कि विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील, विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जिंक अधिक क्रियाशील तत्व है और कॉपर क्या है, कम क्रियाशील तत्व है। तो जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील, जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है, और क्या है आपके कॉपर क्या है, कम क्रियाशील तत्व है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपके, ये जिंक क्या हो जाएगा आपके, अधिक क्रियाशील तत्व कॉपर कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा। तो अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी आपके, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। इसके अंदर क्या है, जैसे अपन देख सकते हैं कि कॉपर क्या होता है, नीले रंग के अणु जो जिंक के साथ में, कॉपर सल्फेट का विलयन नीले रंग का होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, अपन अगर जो अपन जैसे अपन एग्जांपल के लिए जैसे एक दो बीकर लेते हैं अपन, मान लो 2 बीकर लिए मैंने, ये पहले बीकर है, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बना रहा हूँ। देखो ये एक बीकर लिया मैंने, ये अभिक्रिया देखो समझने के लिए, एक बीकर है, इसके अंदर क्या है आपके, ये कॉपर सल्फेट का विलयन क्या होता है आपके, नीले रंग का होता है। भाषण क्योंकि कॉपर का रंग इसका नीला होता है, तो कॉपर सल्फेट का विलयन क्या होगा आपके, नीला रंग होगा, नीला रंग है कॉपर सल्फेट का विलयन। अब इसके अंदर अपन क्या डालेंगे, जिंक डाल देंगे। कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर अगर अपन जिंक के दाने डाले हैं, है ना, जिंक के दाने अपन डालेंगे इसके अंदर, तो ये क्या डाला अपन ने, जिंक। तो क्या बन जाएगा आपके, जिंक के दाने डालेंगे कॉपर सल्फेट के अंदर, तो क्या होगा, ये इसके अंदर जो नीला रंग है, जो नया उत्पाद बनेगा उसके अंदर क्या हो जाएगा, ये जो नीला रंग है वो क्या हो जाएगा, कॉपर तो विलुप्त अलग हो जाएगा, और नीला रंग क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, मतलब नीला रंग हट जाएगा। नई बात समझ में? तो जिंक कॉपर सल्फेट का विलयन था पहले, ये विलयन किसका था आपके, कॉपर सल्फेट का। तो इसके अंदर क्या डाला अपन ने, कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर जिंक डालते ही, पहले ये नीले रंग का था, जिंक डालने के बाद में Cu क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, और उसकी जगह पर क्या बन जाएगा आपके, जिंक सल्फेट का विलयन बन जाएगा। पहले कॉपर सल्फेट का था, फिर जिंक सल्फेट का विलयन बन गया, तो नीला रंग क्या हो गया आपके, लुप्त हो गया। तो इस प्रकार से क्या बन गया आपके पास में, कि विस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या हो रहा है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देगा, विस्थापित। तो यहाँ पर अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा हो गया आपके, अधिक क्रियाशील कौन सा हो गया आपके, अधिक क्रियाशील तत्व हो गया आपके जिंक, और कम क्रियाशील कौन सा हो जाएगा, कम क्रियाशील तत्व कौन सा है आपके, कम क्रियाशील तत्व है आपके Cu। आई बात समझे, अधिक क्रियाशील तत्व तो हो गया आपके जिंक हो गया, और कम क्रियाशील तत्व हो गया आपके Cu, कॉपर हो गया। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि जो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा, और यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। तो आज की क्लास में अपन ने क्या क्या बातें की, एक तो की संयुग्मन अभिक्रिया की, कौन सी अभिक्रिया की अपन ने,
संयुग्मन अभिक्रिया, दूसरी अभी अपन ने पढ़ी है विस्थापन अभिक्रिया। तो इस प्रकार से संयुग्मन और विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी। इसके आगे अपन अगली क्लास में द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, अपघटनीय अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अपघटनीय अभिक्रिया हो गई और नहीं, विस्थापन और संयुग्मन हो गई। अगली क्लास में अपन द्वितीय विस्थापन और अपघटनीय अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, गुड लक।